हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 13 जुलाई 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब जब हम प्रकृति के साथ में कोई खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति का हद से ज़्यादा दोहन करते हैं, तो प्रकृति खुद को बैलेंस करने के लिए खुद ही स्टेप उठाती है। और उस स्टेप्स में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है जो कि पृथ्वी के जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारी धरती के रिसोर्सेस हैं, उनका हम दोहन अनिश्चित तौर पे करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस स्थिति में पृथ्वी खुद को बैलेंस करने के लिए जो इस प्रकार के स्टेप उठाती रहती है और अपने आप को बैलेंस रखती है। तो देखिए किस प्रकार मैक्लोडगंज में एक आकाश फटने से जो पानी गिरा है, वो पानी किस तरीके से जो रोड है वहाँ पर, जो सड़क है वहाँ पर, उसमें बह रहा है और काफ़ी जो घर हैं उनको नुकसान हुआ है यहाँ पर। और जो व्हीकल्स हैं उनको भी नुकसान हुआ है, पानी में बह के वो काफ़ी दूर चले गए हैं और डैमेज भी काफ़ी हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति है। और जो पृथ्वी का दोहन है वो मानव के द्वारा काफ़ी हद तक किया जा रहा है और काफ़ी नीचे तक धरती को खोद दिया गया है। पेड़ों का भी बहुत जो है वो नाश कर दिया गया है। इस प्रकार जो इकोसिस्टम है वो भी अब पहले की जैसी स्थिति में नहीं रहा है, उसमें भी काफ़ी डिस्टरबेंस हो गया है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी का दोहन हम लोग करते हैं और अनियंत्रित तरीके से इस दोहन अभी भी जारी है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा और नेचुरल तरीके से जो हमारा लिविंग है, जो हमारा जीने का तरीका है, उसे प्राकृतिक तरीके पे फिर से शिफ्ट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अब पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस एडिटोरियल में जो बात की गई है वो हाल ही में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक दिल्ली असेंबली के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। और दिल्ली असेंबली ने ये कमेटी बनाई थी, वो कमेटी जो आईटी रूल्स थे, उन आईटी रूल्स को फॉलो करने के लिए, और जो 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें फेसबुक की जो लिप्तता थी उसको जांचने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने फेसबुक के जो ऑफिसर्स थे उनको सम्मन भेजा था, उनको तामील होने के लिए, पेश होने के लिए सम्मन भेजा था। तो उसी के रिगार्डिंग जो ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी कि जो आईटी रूल्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो पोर्शन है, वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उसे लॉ बनाकर या कोई भी कमेटी बनाकर उसमें छानबीन नहीं कर सकती है। और छानबीन नहीं करने की स्थिति में वो किसी भी ऑफिशियल को सम्मन भी नहीं भेज सकती है। ऐसी बात इनके द्वारा कही गई थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज़ को सीधे से नकार दिया है और इस कमेटी को भी वैलिड बताया है। और उनके द्वारा जो फेसबुक की अथॉरिटी को सम्मन भेजा जा रहा है उसे भी वैलिड बताया है। और ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नेंस है, उसका काम गवर्नेंस से रिलेटेड होता है, जो स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए, और किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा उस स्टेट को सामान्य चलाए जाने के लिए किए जा रहे कृत्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसी प्रकार के कृत्य को इसमें इन्होंने इस कमेटी के फॉर्मेशन को बताया है। और इसकी जो पावर है हाउस की, उसको बेटर गवर्नेंस के लिए इस स्थिति को बताया है। लेकिन साथ ही दिल्ली असेंबली को यह निर्देश भी दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसे वो डिस्टर्ब नहीं करें और उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो लोग नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर जो इस प्रकार का जो डिस्टर्बेंस पहले से दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा था, उस डिस्टर्बेंस को अभी इस डिसीजन के द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि जो आईटी रूल्स हैं, वो आईटी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फेसबुक की दिल्ली राइट्स में कोई भी भूमिका नहीं मानती है। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मन भेजा है और कहा है कि
आपकी इसमें भूमिका है। और इस प्रकार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो सोशल मीडिया होती है वो सोशल मीडिया सिर्फ एक मैसेज ट्रांसफॉर्म करने का जरिया नहीं है। इंडिया में सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तो इस प्रकार की स्थिति ये देखने को मिलती है। और इन्फ्लुएंस होने के वजह से ही इस प्रकार के जो दंगे हैं हो सकता है वो उनकी जड़ सोशल मीडिया में ही रही हो। तो इस प्रकार से जो स्क्रूटनी है सोशल मीडिया की, उस स्क्रूटनी को परफॉर्म करने के लिए स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। और फेसबुक इंडिया के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें सम्मन भेजकर पेश होने की इजाज़त दी है कि वो कमेटी उन्हें अपने सामने पेश कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। तो ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो लॉ ऑर्डर के रेस्पेक्ट में किया है, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसे इसे अपना थ्रू आउट विक्ट्री नहीं मानते हुए उसे सिर्फ एक इशारा मानना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और जो दिल्ली गवर्नमेंट की गवर्नेंस है उस गवर्नेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार का डिसीजन दिया गया है। और स्क्रूटनी करने की पावर दिल्ली गवर्नमेंट को और जो कमेटी उन्होंने फॉर्म की है उस कमेटी को दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो मेनली जो स्कूल्स हैं उनको रीओपन करने के बारे में बात की गई है और किस प्रकार उसका जो रोड मैप बनाया जाएगा उस प्रकार उसके लिए बात की गई है कि ये जो स्कूल रीओपन करने का और बंद करने का जो डिसीजन है वो कोविड-19 के चलते लिया गया था। तो अब उन स्कूलों को किस प्रकार ओपन किया जाएगा और क्या उनकी स्थिति रहेगी उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सबसे पहले जो स्कूल थे वो बंद किए गए थे कोविड-19 के केस में, और लगभग पिछले 15 महीनों से जो ये स्कूल हैं वो क्लोज ही हैं और ना कोई एजुकेशन का काम स्कूलों में हो पा रहा है। हालांकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो उसको अभी बढ़ावा मिला है और उसको स्टूडेंट्स ने अपनाया भी है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को क्लासरूम एजुकेशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार कुछ डाटा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो लॉकडाउन किया गया था जब पेंडेमिक का दौर चला था फर्स्ट और सेकंड वेव में, तो पेंडेमिक के दौरान जो स्कूल्स थे वो उनको बंद नहीं किया गया था, बाकी और सारी चीज़ें बंद की गई थी। और इस प्रकार का जो स्टैंड है वो फ्रांस, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल के द्वारा लिया गया था जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है। और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उसके द्वारा भी ऐसा ही स्टेप लिया गया था जिसमें कि स्कूलों को बंद नहीं किया गया था सितंबर 2020 में, जब लॉकडाउन की स्थिति अपने चरम पर थी। तो ऐसी स्थिति में भी स्कूलों को बंद नहीं किया गया था, बाकी जो सारे जो बिजनेस थे वो भी यहाँ पर ओपन ही थे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी, जबकि इसके विपरीत जब भारत में जो स्थिति थी वो डिफरेंट थी। यहाँ पर जो बिजनेस हैं अभी लॉकडाउन की जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उस रिलैक्सेशन में भी स्कूल्स क्लोज ही रहते हैं और जो बिजनेस है उन्हें खोल दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि हमें स्कूल खोलने की तरफ भी कुछ स्टेप लेना चाहिए और उन्हें भी ओपन करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। साथ ही जो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल पर और बच्चों पर उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि जो किस प्रकार जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल की भारी फीस है वो भरते हैं, पे करते हैं, और जो स्कूल है वो स्कूल अपने एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। तो इन दोनों ही एक म्यूचुअल रिलेशन से आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करा के स्कूल का डेवलपमेंट होता है और इस प्रकार स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट होता है, जो कि अभी बिल्कुल ही रुका हुआ है। और क्लास 10th पास करने के बाद में जो 2 साल होते हैं वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 2 साल में वो 12th पास करके एक स्किल्ड पर्सन के रूप में डेवलप हो जाए। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि जो 2 साल हैं वो उसमें से जो 15 मंथ्स हैं वो तो बहुत इस तरीके से क्लोज़र में निकल गए हैं और क्लोज़र में निकलने के बाद उन्हें डायरेक्ट पास किया जा रहा है। तो जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है। तो और एक विशेष सर्वे जो नवंबर 2020 में भारत के 10 स्टेट्स पे किया गया था उसमें भी ये बात कही गई है कि जो 2/3
जो चिल्ड्रन हैं रूरल एरिया में, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है और स्कूल छोड़ने के बाद में वो कुछ और ही कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हरियाणा जो है, हरियाणा ने भी इस डाटा की सहमति प्रस्तुत की थी कि 42% जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे थे उनका ड्रॉप हुआ है, वो अब उन स्कूलों में एडमिशन उन्होंने आगे कैरी नहीं किया है या स्कूल छोड़ दिया है बीच में ही। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो चाइल्ड लेबर है और चाइल्ड मैरिज है, उससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स हैं वो बढ़ने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब कोई गरीब बच्चे जो हैं वो अगर स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो स्कूल नहीं जा पाने की स्थिति में जो उनकी फैमिली होती है उन्हें खाने को प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम के चलते ही वो उन बच्चों से काम कराते हैं। और इस प्रकार जो 8 लाख एडिशनल बच्चे हैं उनमें भी अंडरवेट और स्टंटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। ऐसी बात भी सर्वे में कही गई है। क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं अपने यहाँ पे, जो भारत में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए फूड की व्यवस्था भी की जाती है। और फूड की व्यवस्था में जिसमें मिड डे मील हम कहते हैं, तो इस मिड डे मील की व्यवस्था भी स्कूलों में की जाती है। वो मिड डे मील अभी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है। तो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में वो जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है और गवर्नमेंट स्कूल्स में वो पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस मील नहीं मिल पाता है, तो भूखे रहने की स्थिति भी उनके सामने पैदा हो रही है। और इस स्थिति में उनमें कुपोषण की स्थिति भी पैदा होगी। ऐसी बात भी इस सर्वे में बताई गई है। तो कुल मिलाकर जो स्कूल बंद होने का जो मेन इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पे ज़्यादा पड़ रहा है, जबकि जो स्कूल हैं वो स्कूल पे उसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। तो इसी प्रकार जो बच्चों की हेल्थ है और वेलबींग है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। क्योंकि एक अन्य सर्वे के अनुसार ये बात बताई गई है कि जो चिल्ड्रंस है उनमें स्कूल बंद होने के बाद में मेंटल डिजीज़ ज़्यादा होने लगी है और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। लॉस एंजल्स में एक स्टूडेंट ने तो सुसाइड तक कर लिया था स्कूल बंद होने की वजह से, जिसके कारण जो जनवरी 21 में वहाँ पर स्कूल वापस से खोले गए थे। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। और जो 40% राइज हुआ है एंटी डिप्रेसेंट बच्चों में, तो इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हो रही है। तो कुल मिला के जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का जो सब्स्टिट्यूट है वो ऑनलाइन एजुकेशन कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट इस एज में होता है, उस स्टूडेंट को हमेशा हमें घुला मिलाकर एक दूसरे से बातचीत करके वो और एक दूसरे के साथ में रह के वो बड़े होते हैं। तो इसी स्थिति में वो अगर आप उनको घर पर बाउंड कर दें और बाउंड करके उन्हें अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं, तो वो जो पहले पहले आप देखिए जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ इंटरनेट और इन अन्य फैसिलिटीज़ की वजह से पहले ही बंद हो गई हैं। तो आउटडोर फैसिलिटीज़ तो बंद हो गई हैं। अब आउटडोर जो स्कूलिंग थी, जो क्लासरूम स्कूल था, वो भी अब इस पेंडेमिक के चलते अगर बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो एक मॉरल और फिजिकल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का होता था वो बिल्कुल ही रुक जाएगा। इस प्रकार अगर साइंटिफिक डाटा की अगर हम बात करें, तो जो रिस्क फैक्टर है वो भी अब तक बच्चों में कम ही देखने को मिला है। और इस प्रकार जो स्टडी है वो बताती है कि 170 मिलियन स्कूल एज के जो चिल्ड्रन हैं, उसमें यूरोप में के प्रोफेसर ने जो स्टडी करके बताया है कि कोविड-19 की जो एज ग्रुप है उसमें हाफ रिस्क की है कोविड-19, और 20 टाइम लेस डेथ जो है वो इंटेंशनल डेथ से हुई है कोविड-19 में। मतलब कि जो इंटेंशनल डेथ होती हैं स्टूडेंट्स जो अन्य किसी कारण से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कारणों से भी 20 टाइम लेस जो डेथ है वो कोविड-19 की वजह से हुई है। तो इस कारण जो बच्चों में इसका रेशियो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जो कोविड-19 के कारण जो डेथ होने का रेशियो है, इन्फेक्शन और फर्टिलिटी रेट है, वो भी कोविड-19 की बहुत कम है। और कोविड-19 की अगर बात करें तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 3% है, और जबकि जो कोविड-19 की फर्टिलिटी रेट है वो इससे कहीं कम है, 0.003% उसे बताया गया है, जो कि 3% से कहीं ज़्यादा कम है। और इसी प्रकार जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जापान में है वो भी
बहुत कम है, 0.18% है। और तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है कि जो डाटा है वो डाटा ये बात बताता है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों में जो इन्फेक्शन का डर है वो बड़ों से कम है, और जो बच्चे हैं वो सिर्फ स्कूल में जाते हैं। अगर हम स्कूल को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके रखें कोविड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो ऐसी स्थिति पैदा होने से हम रोक सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो बच्चों के अलावा जो घर के बड़े हैं उनमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर है, क्योंकि वो एक स्थान पर ना रहकर कई जगह पर उनका काम होता है, तो वो उस कोविड-19 से ग्रसित होने की संभावना उनकी ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें पैदा हो सकती है कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी एक एसेंशियल स्टाफ के रूप में जज करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर हैं वो ही स्टूडेंट्स को शेप देते हैं और उन्हें ही मोटिवेट रखते हैं। तो इस प्रकार जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस जो टीचर्स हैं उन्हें भी इसका एक अभिन्न हिस्सा मानना चाहिए, और उनके डेवलपमेंट का और उनके प्रोसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। एक कंपलसरी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो टीचर्स के लिए चलाई जानी चाहिए, जिससे कि वो टीचर वैक्सीनेशन ले सकें और अपने आप को इम्यून कर सकें कोविड-19 से, और जो एजुकेशन का काम है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। इसके अलावा जो वैक्सीन है बच्चों के लिए उसका प्रोसेस भी हमें जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, और वैक्सीनेशन बच्चों में भी किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी इम्यून सिस्टम डेवलप करें कोविड-19 के विरुद्ध, और जो स्कूल हैं उन्हें वापस से खुलने की दिशा में कार्य किया जा सके। तो इस प्रकार जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें एक जो डाटा है, चाहे वो साइंटिफिक हो या सर्वे का डाटा हो, उस डाटा के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, ना कि सबके लिए सिर्फ एक रूल बनाकर उस रूल के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात जो इस आर्टिकल में कही गई है कि जो स्कूल्स हैं उन्हें रीओपन करने की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और एक पॉलिसी बनाकर एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन तैयार करके स्कूलों को वापस से खोलना चाहिए, जिससे कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो फिर से स्टार्ट हो सके, और जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली टेंडेंसी बच्चों में बढ़ रही है उसमें कमी आ सके। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो यूटोपिया में हाल ही में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है उसको लेकर बात की गई है, और जो पीपल लिबरेशंस फ्रंट के जो लीडर हैं टिग्रे और पीएम अबी अहमद के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर बात की गई है। तो इसके संदर्भ में जो डिस्कशन है वो हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के एपिसोड में करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसे कि हम आईआर में डिस्कस करेंगे आईआर के वीडियो में। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। इंडिया से उनका जो कुछ बहुत ही कम लेना देना है, फिर भी इसका डिस्कशन हम आईआर वाले अपने वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए अपने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास में हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।